1957 में बनी गुरुदत्त की फिल्म प्यासा एक क्लासिक का दर्जा रखती है। भारत में बनी बेहतरीन फिल्मों में इसका शुमार होता है। तो चलिए इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। प्यासा कहानी है विजय की। विजय जो एक शायर है, एक आइडियलिस्ट है। जब विजय का आइडियलिज्म रियल वर्ल्ड से, रियलिटी से टकराता है तो विजय की जिंदगी अजाब बन जाती है। कदम कदम पर ये दुनिया विजय को एहसास दिलाती है कि वो और उसका आइडियलिज्म, ये दोनों ही इस दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखते। एक शायर, एक आइडियलिस्ट का जब रियलिटी से सामना होता है तो फिर जो दुनिया से उसका मोह भंग होता है, जो डिसइल्यूजनमेंट होता है और उससे जो ट्रेजेडी क्रिएट होती है, यही इस फिल्म का कोर है। फिल्म की कहानी में एक यूनिवर्सल अपील है। जो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म का प्लॉट है, वो प्लॉट यूनिवर्सल है। हम दुनिया के किसी कोने में भी इसको महसूस कर सकते हैं। टाइम एंड प्लेस का जो बैरियर है उसको पूरी तरह से ओवरकम करता है ये प्लॉट। हम दुनिया के किसी कोने में भी रहे और भले ही किसी दौर में रहे, हम ये आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म के कॉन्ट्रास्ट को बखूबी महसूस कर सकते हैं। फिल्म के राइटर अबरार अलवी ने इस प्लॉट पर एक अच्छी कहानी लिखी है, एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है। मैं इसे बहुत अच्छा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अबरार अलवी ने इसे फिल्मी रहने दिया है। फिल्म का जो सेटअप है उसके इसको आज़ाद नहीं किया है। विद इन दैट बाउंड्री अबरार अलवी काफ़ी अच्छा खेले हैं, मगर उन्होंने बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, एनवेलप को पुश नहीं किया है। एनवेलप पुश किया है सॉन्ग राइटर साहिर लुधियानवी ने। किसी भी शायर के लिए ये प्लॉट वरदान से कम नहीं है, और जब साहिर लुधियानवी जैसा कोई शायर, उसके हाथ में ऐसा प्लॉट लगे तो फिर ये तय है कि हर बाउंड्री की जो दीवार है वो टूटेगी और हर एनवेलप जो है वो पुश होगा, और साहिर लुधियानवी ने ऐसा ही किया है। साहिर साहब ने अपने नगमों के जरिए जो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म के कॉन्ट्रास्ट को आर्टिकुलेट किया है, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक इनटेंजिबल चीज़ को टेंजिबल बना दिया है। उनका आर्टिकुलेशन अदबी दुनिया से पूरा ताल्लुक़ रखने वाले और बिल्कुल भी ना ताल्लुक़ रखने वाले दोनों के ऊपर एक सरी का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो साहिर साहब ने किया है, अगर वो अबरार अलवी साहब भी कर पाते तो ये फिल्म दुनिया के किसी भी फिल्म को टक्कर आसानी से दे सकती थी। वैसे दुनिया की किसी फिल्म को भी टक्कर देने के लिए इसमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये फिल्म डिमांड करती है एक बेहतरीन लीड एक्टर की। गुरुदत्त कितने भी अच्छे फिल्मकार हो, मगर वो एक उतने अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर नहीं है। ये बात गुरुदत्त खुद भी जानते हैं, इसीलिए इस फिल्म में वो जो है लीड एक्टर नहीं बनने वाले थे। वो दिलीप कुमार को इस फिल्म में लीड एक्टर बनाना चाहते थे, मगर दिलीप कुमार साहब ने किसी वजह से इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। तब जाकर गुरुदत्त को ये रोल करना पड़ा। अगर दिलीप साहब इसमें होते तो ये फिल्म किसी और ही लेवल पर पहुंच जाती। इस कैरेक्टर में, विजय का जो कैरेक्टर है, उसके अंदर जो बारीकियां हैं, जो नुआंसेस है, उसके अंदर का जो इनर स्ट्रगल है, उसको पर्दे पर डिपिक्ट करने के लिए दिलीप साहब जैसा ही कोई एक्टर चाहिए था। गुरुदत्त जो है उतनी बारीकियां, उतने अच्छे से उसको आर्टिकुलेट पर्दे पर नहीं कर पाए। गुरुदत्त साहब ने अपने हिसाब से अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी एक्टिंग में वो स्वाभाविकता नहीं है, वो स्पॉन्टेनिटी नहीं है, वो सटिलिटी वो नहीं है। फीमेल लीड में वहीदा रहमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की है। एज ए डायरेक्टर गुरुदत्त साहब का काम बहुत ही अच्छा है। उन्होंने अपने सिनेमैटिक लैंग्वेज के समझ का अच्छा खासा सबूत दिया इस फिल्म में। हालांकि ये समझ सत्यजीत रे के लेवल तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो गुरुदत्त साहब का काम एज ए डायरेक्टर काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल प्यासा एक क्लासिक है और वो हमेशा एक क्लासिक रहेगी। देखिए, फिल्म जो है वो अपने मेरिट के लिए तो जानी जाती है, मगर ओवर द ईयर नेचुरली जो उसका एक रेपुटेशन तैयार हुआ है वो भी मायने रखता है। प्यासा का वो रेपुटेशन तैयार हुआ है और प्यासा उसको डिज़र्व करती है।